गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहला चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है और उसके बाद में अध्याय 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान का। अध्याय 2 है नर युग्मकोद्भिद एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, यानी कि नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, कहाँ से हमें नर युग्मकोद्भिद पर पहुँचना है। 12th की क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था आवृत बीजियों में जनन। अंत में हमने पढ़ी थी पुष्प की संरचना और अब हम पुष्प की संरचना से जोड़कर ही पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद। सबसे पहले हमने पुष्प की संरचना में आपको बता दिया था कि पुष्प की संरचना में 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायान। 4 चक्र हमने पढ़ लिए थे। पुमंग से ये हमारा चैप्टर चालू होगा। कैसे होगा अभी हम देखते हैं। देखिए, आवृत बीजियों में जो नरजन्नांग होता है, नरजन्नांग जो होता है वो क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है, अब हमें पुंकेसर से ही चलना है और कहाँ पहुँचना है, नर युग्मकोद्भिद पर पहुँचना है। आप भ्रमित ना हो किस प्रकार से हम नर युग्मकोद्भिद पर पहुँचेंगे, अभी देखते हैं। देखिए, नर युग्मकोद्भिद जो ये नर युग्मकोद्भिद होता है क्या होता है, पुमंग से मिलकर बना होता है, यानी कि पुमंग से ही नर युग्मकोद्भिद विकसित होता है। यानी कि पुमंग की ही कोई संरचना होगी जो कहाँ पर मिलेगी, नर युग्मकोद्भिद। ये क्या होता है, पुष्प का तीसरा चक्र होता है और तीसरा चक्र पुमंग या पुंकेसर, पुमंग नरजायांग होता है। किससे मिलकर बना होता है, पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुंकेसर में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं हमने पढ़ा था और हम अब दोबारा पढ़ रहे हैं। पुंकेसर में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, पतंतु पाई जाती है। ठीक है, पतंतु को क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। योजी जो कि पतंतु को जोड़े रखती है, योजी या संयोजी आप इसे कह सकते हैं। योजी कनेक्टिव, और तीसरी पाई जाती है आपकी संरचना जो है परागकोश। एक चीज और आप याद रखेंगे, पुंकेसर को हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, और तीसरी संरचना है परागकोश यानी कि एंथर। परागकोश में देखिए, परागकोश को हम परागपुट भी बोल सकते हैं और लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं, लघु बीजाणुधानी। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे कि परागकोश को परागकोश कब कहेंगे, परागपुट कब कहेंगे और लघु बीजाणुधानी कब कहेंगे। अलग अलग समय इनका होता है जब इनको इसके तीनों नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परागकोश होता क्या है। परागकोश की संरचना से आपका चालू होगा यह चैप्टर, परागकोश की संरचना। देखिए, परागकोश क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूं। परागकोश ये तो आपको सबको ही मालूम है कि परागकोश ऊपर पाई जाने वाली पुतंतु के एक द्विपालित संरचना होती है। यानी कि ये जो संरचना है ये क्या है, परागकोश है। लेकिन 1-2 गुण इसके जो हैं, 1-2 गुण को हम देख लेते हैं। परागकोश द्विपालित होता है, सामान्यतः या अधिकांशतः हम कह सकते हैं कि परागकोश द्विपालित होता है। लेकिन कुछ कुल ऐसे हैं जिनमें परागकोश में केवल एक ही पाली पाई जाती है और वो एक पाली वाले कुल कौन से हैं, जैसे है मालवेसी। मालवेसी कुल, उदाहरण में आपको साथ साथ बता देता हूँ। कुल ही कुल से कुछ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि इस कुल में कौन से पौधे आते हैं। कपास, कपास जानते हैं ना, कॉटन, रुई, और लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। कपास में देखिए आप, कपास में परागकोश जो होता है वो ऐसा नहीं पाके ऐसा पाया जाता है। आपको पता होगा ऊपर घुंडीनुमा संरचना सी पाई जाती है, ऐसा परागकोश पाया जाता है। अब देखिए, परागकोश में आगे हम चलते हैं। एक परागकोश जो होता है उसको जब हम बीच में से काटते हैं, यानी कि जब इसकी हम टीएस लेते हैं यहाँ से, बीच में से जब इसे काट कर हम देखते हैं तो एक बहुत ही
रुचिकर संरचना हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उस संरचना को अभी हम देखते हैं वो कैसी होती है। ये हुआ आपका पुतंतु, और इसमें देखिए जब इसको काटेंगे तो यहाँ से काटने पर आपको इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। इस प्रकार की संरचना आपको प्राप्त होगी इसको काटने पर। अब देखिए कैसे होगी ये संरचना प्राप्त। मैं आपको सामान्य टीएस बता रहा हूँ, आप केवल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कभी आपसे पूछे नहीं जाते हैं, केवल आपके समझने के माध्यम से होते हैं। आपकी बुक में भी ये अलग से डायग्राम दे रखा होगा, लेकिन मैं आपको केवल टीएस सामान्य रूप से काट के बता रहा हूँ। देखिए ये दो पाली हो गई, एक पाली और दो पाली। जब दोनों पालों को काट कर देखा जाता है तो हम देखते हैं इसमें दो दो और भाग पाए जाते हैं इन स्थानों पर, जिन्हें हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि परागकोश द्विपालित होता है। कुछ कुलों में परागकोश एक पालित भी पाया जाता है, जैसे मालवेसी है। मालवेसी के अंदर कपास और भिंडी है, इनमें क्या पाया जाता है, एक पालित परागकोश पाया जाता है। जब हम देखते हैं कि परागकोश को काटने पर उसमें प्रत्येक परागकोश की पाली में दो दो लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, यानी कि एक परागकोश की पाली में दो लघु बीजाणुधानी, दो पालियों में चार लघु बीजाणुधानी, यानी कि परागकोश के अंदर चार लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये लघु बीजाणुधानी क्या काम में आती हैं। ये लघु बीजाणुधानी इस काम में आती हैं कि इसके अंदर क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। समझ गए होंगे। नर यौगिकोद्भिद पुंग से मिलता है, यानी कि पुंग से ही बनता है आगे जाकर। पुंग किससे मिलकर बने होते हैं, पुंकेसर से, जो क्या होता है, पुष्प का नरजन्नांग होता है। पुंकेसर को हम लघु बीजाणुपर्णी कह सकते हैं। और पुंकेसर तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, पतंतु, योजी और परागकोश। परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है जिसमें दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। इसको काटने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक परागकोश की पाली में दो दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, जिनसे किसका निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इससे आगे, यानी कि दो परागकोश चार लघु बीजाणुधानी, यानी कि दो के गुना में पाई जाएंगे। इसमें एक परागकोश है तो केवल दो लघु बीजाणुधानी पाई जाएंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे परागकोश की टीएस, यानी कि परागकोश को जब हम काटते हैं तो कैसा दिखाई देता है। अभी तो मैंने आपको सामान्य डायग्राम बताया, इसके बाद में अब पढ़ेंगे हम परागकोश की अनुदैर्ध्य काट, यानी कि परागकोश की टीएस। देखिए अभी आपने देखा कि परागकोश कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार की संरचना परागकोश होती है। जब इसकी टीएस हम काटते हैं तो इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होती है। इसमें कुछ परतें भी पाई जाती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम सामान्य रूप से इसकी टीएस देखते हैं कि कितनी परतें इसमें पाई जाती हैं, किस परत में क्या गुण पाया जाता है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। एक बार सामान्य रूप से आप देख लीजिए। सबसे ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। चार परतें इसमें पाई जाएंगी। सबसे ऊपर की परत पाई जाएगी एपिडर्मिस। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफी इसमें डिटेल में क्यों नहीं लिखाया जा रहा, एक बार आपको सामान्य समझा देते हैं, उसके बाद में आपको इनकी डिटेल कराएंगे कि एपिडर्मिस क्या होती है, एंडोथीसियम क्या होती है। एपिडर्मिस के नीचे एक परत पाई जाती है जो कि दूसरे नंबर की परत होती है। उस परत को हम कहते हैं अंतस्त्वचा या एंडोथीसियम, यानी कि आपके सामने अभी जो मैंने दूसरी परत बनाई इसे हम कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम इसे हम बोलेंगे, या हिंदी में बोलते हैं अंतस्त्वचा, ठीक है, या अधस्त्वचा। इसके बाद में एक परत पाई जाती है मिडिल लेयर, जो 3 या 4 परतों में पाई जाती है, लेकिन एक परत में ही अभी हम आपको समझा के दिखाएंगे, क्योंकि जब सारी संरचना आपको समझाएंगे तब हम बताएंगे कि किस प्रकार ये किस संरचना में पाई जाती है। यानी कि अधस्त्वचा के नीचे जो परत पाई जाती है वो कहलाती है मिडिल लेयर या मध्य परत। मिडिल लेयर ये है, इसकी 3 से 4 परतें पाई जाती हैं, जो कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद में देखिए लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण परत जो होती है वो होती है आपकी
टैपिटम। लास्ट की परत पाई जाती है टैपिटम, जो कि पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। और पराग कणों को पोषण प्रदान करने के साथ साथ टैपिटम से एक पदार्थ स्रावित होता है स्पोरोपोलेनिन, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। स्पोरोपोलेनिन से परागकण की बाह्य चोल का निर्माण होता है और स्पोरोपोलेनिन एक चिकना पदार्थ होता है जिससे क्या होता है, परागकण चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, सबसे बाह्य परत होती है आपकी एपिडर्मिस, उसके बाद में मिलती है आपकी एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर और लास्ट में आपकी मिलती है टेपिटम। टेपिटम को हम पोषूतक के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इस स्थानों पर लघु बीजाणु दानियां पाई जाएंगी। इन स्थानों पर क्या पढ़ रहे हैं हम, परागकोश की टीएस पढ़ रहे हैं, टीएस ऑफ एंथर, यानी कि परागकोश की हम अनुदैर्घ्यकात पढ़ रहे हैं। परागकोश में 4 लघु बीजाणु दानियां पाई जाएंगी जो इन स्थानों पर पाई जाएंगी कॉर्नर साइड्स में। अब देखिए, इन स्थानों पर ये जो लघु बीजाणु दानियां होती हैं, जो कि टैपिटम की परत से जुड़ी हुई होती हैं, ये हैं लघु बीजाणु दानियां। अब देखिए, ये जगह खाली स्थान है, इस स्थान पर योजी पाए जाते हैं, यानी कि इन स्थानों पर संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि कनेक्टिव्स पाए जाते हैं, जो कि कैलोज नामक पदार्थ से निर्मित होते हैं, यानी कि कैलोज नामक पदार्थ इनको आपस में जोड़े रखता है। जिस समय परागकोश का स्फुटन होगा तो यहाँ से ही दीवारें टूटेंगी और परागकण बाहर आ जाएंगे। वो हम आपको बाद में परागकण की संरचना में पढ़ाएंगे। अभी आप समझिए, टीएस ऑफ एंथर 4 परतें पाई जाएंगी। फर्स्ट परत कौन सी होगी, एपिडर्मिस, सेकंड परत आपकी एंडोथीसियम होगी, थर्ड परत आपकी मिडिल लेयर और अंतिम और लास्ट परत आपकी होगी टैपिटम। टीएस अभी हमने देख ली है, इसके बाद में हम टीएस की व्याख्या करते हैं कि टीएस यदि आपसे पूछ ली जाए तो हमें क्या बताना है। देखिए, आप बताएंगे कि ये जो होता है परागकोश, इसमें 4 लघु बीजाणु दानियां पाई जाएंगी, अभी आपने पढ़ भी लिया था। अब देखिए, प्रत्येक परागकोश क्या होता है, समव्यासी होता है, यानी कि जो कोशिकाएं पाई जाएंगी परागकोश के अंदर वो सभी समान व्यास की पाई जाएंगी, सबका आकार समान पाया जाएगा। समव्यासी, यदि आपसे पूछा जाए कि जो परागपुट होते हैं या परागकोश होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि अविभेदित और समव्यासी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। यदि आपसे परागकोश की परिभाषा पूछी जाए, परागकोश क्या होता है, तो आप कहेंगे कि अविभेदित, यानी कि जिनका विभाजन नहीं हो। किस टाइम पर, जब परागकोश संरचना में यानी कि उपलब्ध हो। स्फुटन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अब की बात कर रहे हैं एक पूर्व परागकोश की, अविभेदित और समव्यासी कोशिकाओं का समूह। अविभेदित और समव्यासी कोशिकाओं का समूह क्या होता है, परागकोश कहलाता है। कोशिकाओं का समूह परागकोश कहलाता है, जिससे क्या होता है, बाद में 8 लघु बीजाणु दानियों का निर्माण होता है। कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। अभी हम परिभाषा देख रहे हैं कि अविभेदित समव्यासी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। प्रत्येक परागकोश से 4 परागपुटों का निर्माण होता है। इसके अंदर देखिए कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अधस्त्वचा जो है एंडोथीसियम, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर क्या होता है, सघन जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है, यानी कि गाढ़ा हो जाता है जीव द्रव्य, और वो आकार में कैसी हो जाती हैं, जो अन्य कोशिकाएं पाई जाती हैं उनसे बड़ी हो जाती हैं। एक वर्ड आपको अभी याद होगा, समव्यासी, हमने पढ़ा था कि सब कोशिकाएं समान होती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य और बड़े आकार के कारण अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रपशु कोशिकाएं। प्रपशु कोशिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, नीट के पेपर में पूछा गया है कि प्रपशु कोशिकाएं क्या होती हैं। तो हम कहेंगे कि प्रपशु कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि, यानी कि आप कहेंगे कि ऐसी हाइपोडर्मल सेल्स यानी कि अधस्त्वक कोशिकाएं होती हैं, एंडोथीसियम से बनी होती हैं अधस्त्वक कोशिकाएं। ऐसी अधस्त्वक कोशिकाएं जो गाढ़े जीव द्रव्य या सघन जीव द्रव्य एवं बड़े आकार के कारण अन्य कोशिकाओं से
भिन्न हो जाती हैं, अन्य कोशिकाओं से भिन्न, यानी कि अन्य कोशिकाओं से बिल्कुल ही अलग पाई जाएंगी, ये अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। ऐसी कोशिकाएं परिपक्व कोशिकाएं कहलाती हैं। और परिपक्व कोशिकाएं दो कोशिकाओं, यानी कि एक इनमें परिपक्व कोशिकाओं में विभाजन होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। देखिए परिपक्व कोशिकाएं आपने अभी मैंने आपको बताया कि परिपक्व कोशिकाएं क्या होती हैं। कुछ कोशिकाएं यानी कि कुछ हाइपोडर्मल सेल्स या अधस्तक कोशिकाएं गाढ़े जीव द्रव्य एवं बड़े आकार के कारण अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? परिपक्व कोशिकाएं कहलाती हैं। परिपक्व कोशिकाओं में एक परिणत विभाजन होता है, यानी कि ऊपर की तरफ एक विभाजन होता है और ये दो प्रकार की कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली होती हैं आपकी प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं। प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है प्रथम प्रकार, जो परिपक्व कोशिकाओं का होता है। दो भागों में विभाजित हो जाती है परिणत विभाजन द्वारा। प्रथम होती है प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं और द्वितीय होती हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। इनको आप बीजाणुजन कोशिकाएं भी बोल सकते हैं केवल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ठीक है। प्राथमिक वित्तीय कोशिकाओं से परागकोश की भित्ति का निर्माण होता है, इसलिए पराग भित्ति कोशिका भी इसको बोलते हैं, या परागकोश भित्ति कोशिका भी इसको कहते हैं। और जो आपकी बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, इनसे आगे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होगा, जो आगे जाके लघु बीजाणुओं में परिवर्तित होकर परागकणों का निर्माण करेंगी। यानी कि दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हमने देख लिया परिपक्व कोशिकाओं का ऊपर की तरफ दो विभाजन से दो प्रकार की कोशिका निर्मित होती हैं, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इसके बाद में इससे आगे हम पढ़ेंगे परागकोश की भित्ति, यानी कि जो भी हमने देखा था एपिडर्मिस, एंथीसियम और मिडिल लेयर और टैपिटम, उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को पढ़ने का मौका मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आपको हमारी हर वीडियो और लेक्चर के साथ आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।